हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, एनिमल टेक्सोनॉमी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेंट्रेटा फाइलम। क्लियर है? सिलेंट्रेटा फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एग्जांपल, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उससे आगे का नेक्स्ट फाइलम, जिसे टिनोफोरा फाइलम के नाम से जाना जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फाइलम टिनोफोरा। फाइलम टिनोफोरा। फाइलम टिनोफोरा। टिनोफोरा जो फाइलम है ना, पहली बात, ये एक माइनर फाइलम है। माइनर फाइलम है, माइनर फाइला है। ठीक है? रीजन कि ये सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम है। क्लियर है? सबसे छोटा फाइलम है, इसलिए हम लोग इसे माइनर फाइलम कहते हैं। समझ गए? नेक्स्ट, कि इस फाइलम के मेंबर्स को members of टिनोफोरा, members of टिनोफोरा, इन्हें स्पेशल टर्म दी गई है। इनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज की जाती है जो है सी वॉलनट। सी वॉलनट। टिनोफोरा फाइलम के मेंबर्स को सी वॉलनट भी कहा जाता है। क्लियर है? जैसे सिलेंट्रेट्स को सी स्टिक कहा था, इसी तरह टिनोफोरन्स को सी वॉलनट कहा जाएगा। और एक स्पेशल टर्म यूज होती है इनके लिए, इन्हें कहा जाता है कॉम्ब प्लेटेड ऑर्गेनिजम्स। कॉम्ब प्लेट्स। कॉम्ब प्लेट्स। कॉम्ब प्लेट्स इन्हें क्यों कहा गया? रीजन इन्हें कॉम्ब प्लेट कहने के पीछे, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। कॉम्प्लेट कहने के पीछे रीजन है कि इनके अंदर, यानी इनके पास, ये रखते हैं अपने पास 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नंबर में 8 हैं। सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स हैं जो कि एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नली प्रेजेंट है। 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स इनमें प्रेजेंट है और वो एक्सटर्नली है, मतलब बॉडी के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। क्लियर है? किस काम आते हैं? तो देखो, हेल्प्स इन लोकोमोशन। इनके लोकोमोशन में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर है। ठीक है? समझ गए? इनके लोकोमोशन में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर हैं। तो देखो, कॉम्प्लेट्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं। ये कॉम्प्लेट्स एक्सटर्नली प्रेजेंट होती हैं और लोकोमोशन में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया? समझ गए? ये सी वॉलनट और कॉम्प्लेट्स हैं, यानी टिनोफोरन्स हैं, टिनोफोरा फाइलम के मेंबर्स हैं। क्लियर है? अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक है इस फाइलम की, वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट तो माइनर फाइलम हो गया। सेकंड, इनके मेंबर्स को सी वॉलनट कॉम्प्लेट्स कहा जाता है। थर्ड, कि इनके अंदर टिश्यू लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेजेंट है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो, इनके पास दो ही जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट है, यानी ये डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। डिप्लोब्लास्टिक होने के साथ साथ मैं क्या कहूंगा, डिप्लोब्लास्टिक होने के कारण इनके अंदर सिलोम नहीं होता, तो ये एसिलोमेट है। एसिलोमेट है। एसिलोमेट। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट, इनका जो बॉडी प्लान है, वो है ब्लाइंड सेक या होलो टाइप का। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, या फिर मैं कहूं होलो बॉडी प्लान। होलो बॉडी प्लान है। समझ रहे हो ना? एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर के बेस पे, एलिमेंट्री कैनाल जो पॉइंट है उसके स्ट्रक्चर के बेस पे बॉडी प्लान डिसाइड होता है। और इनके अंदर ब्लाइंड से क्या होलो टाइप का बॉडी प्लान है, जो सेकंड टाइप का बॉडी प्लान होता है। समझ गए? तो देखो कैरेक्टरिस्टिक, माइनर फाइला है,
टिनोफोरा के मेंबर को सी वोलिनेट कॉम्प्लेट्स कहा जाता है। कॉम्प्लेट कहने का रीजन हम लोगों ने क्लियर किया, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, 2 ही जर्म लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मैं थर्ड पॉइंट बनाना चाहूं तो इनके अंदर मेसोडर्म एब्सेंट होती है, ठीक है। एसिलोमेट्स है, सिलोम नहीं है इनके पास, क्योंकि सिलोम बनती है मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से, मेसोडर्म ही नहीं तो सिलोम नहीं। और ब्लाइंड से एक होलो टाइप का बॉडी प्लान होता है इसका, ठीक है, बॉडी प्लान, नॉट प्लांट, ठीक है, बॉडी प्लान। समझ गए? वीडियो पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना, क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे कुछ स्पेशल पॉइंट और है 2-4, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट इनकी लोकोमोशन में हेल्पिंग स्ट्रक्चर्स है, और इन पे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी आगे, ठीक है, आगे पूछे भी जाएंगे। तो ये माइनर फाइल है। अब देखो और पॉइंट्स कि इस फाइलम की सिमेट्री कैसी होती है। तुम्हें याद हो तो एक ट्रिक बताई थी, CEC, रेडियल केक, ठीक है। तो उनमें से एक सी इसके लिए था, टिनोफोरा के लिए, तो रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री बताती है NCERT, तो एज पर NCERT, एज पर NCERT बताती है कि रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सही क्या है, तो NCERT जो बताती है वो पॉइंट सही नहीं है। मोर करेक्ट पॉइंट है कि एक्चुअल में, एक्चुअल या एक्चुअली बाई रेडियल सिमेट्री होती है, बाई रेडियल सिमेट्री होती है, बाई रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट, ठीक है। NCERT बताती है रेडियल है, तो तुम्हें याद रखना है रेडियल है, क्वेश्चन आए तो, ठीक है। एक्चुअल में बाई रेडियल होती है, तुम्हारी नॉलेज के लिए बताया है, समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इनके अंदर डाइजेशन, डाइजेशन इनके अंदर दोनों तरह की होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट है, क्लियर है। दोनों तरह की डाइजेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहूं तो मैं बताऊंगा कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप की है। तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती टिनोफोरन्स में, क्लियर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगा कि इनके अंदर डेवलपमेंट कैसी होती है, इनकी जो डेवलपमेंट है वो है इनडायरेक्ट टाइप की, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है, क्लियर है, समझ गए। तो देखो पॉइंट, रेडियल सिमेट्री है, NCERT बताती है, एक्चुअल में बाई रेडियल है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन प्रेजेंट है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि इसका लार्वा कौन सा होता है। टिनोफोरन्स में एक ही लार्वा प्रेजेंट होता है, इनकी लार्वल स्टेज है जो कि प्रेजेंट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से यही पता चलता है, और वो लार्वा है सीडिपिड, सीडिपिड लार्वा, सीडिपिड लार्वा प्रेजेंट है, ठीक है। लार्वल स्टेज है, सीडिपिड नाम का लार्वा प्रेजेंट होता है, क्लियर है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के लिए समझ रहे हो। तो ये पॉइंट है, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहां हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो फाइलम है टिनोफोरा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं, उसके स्पेसिफिक फीचर्स, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है, समझ गए। अब देखो हम लोग इसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इस फाइलम का
हिस्सा है या इस फाइलम के मेंबर्स काउंट किए जाते हैं। तो देखो इसके एग्जांपल्स, इसके एग्जाम्पल्स, अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आते हैं। पहला आता है टीनोप्लाना, टीनोप्लाना, ठीक है। सेकंड है प्लूरोब्राकिया, प्लूरोब्राकिया, ठीक है। और थर्ड है बेरोय, बेरोय, बेरोय को स्विमिंग आई ऑफ कैट भी कहा जाता है, स्विमिंग आई ऑफ कैट, जैसे बिल्ली की आंख हो और तैर रही हो, इस तरह का ऑर्गेनिज्म बताया जाता है बेरोय, ठीक है, समझ गए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं या एग्जाम्पल्स हैं इस फाइलम के, यानी टीनोफोरा फाइलम के। तीनों ही याद करने लायक है, टीनोप्लाना, प्लूरोब्राकिया और बेरोय। बेरोय के लिए स्पेशल एक वर्ड यूज होता है, स्पेशल एक टर्मिनोलॉजी दी गई है। इसे अपीयरेंस में ये ऐसा दिखता है जैसे कोई बिल्ली की आंख हो और वो तैर रही हो, तो इसे कहा जाता है स्विमिंग आई ऑफ कैट, समझ गए, क्लियर है। तो एक तरह से तो हमारा जो टीनोफोरा फाइलम है वो यहाँ दी एंड होता है, मतलब सल्ट जाता है। बट अभी कुछ और कैरेक्टर्स हैं, उनको हम टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा फाइलम दोनों में कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे, दोनों में कंपेयर करके पढ़ेंगे, समझ गए। तो वीडियो पॉज करना, नोट डाउन कर लेना। एग्जांपल, तीन ही एग्जांपल है, टीनोफोरा, प्लूरोब्राकिया और बेरोय, स्विमिंग आई ऑफ कैट, क्लियर है। अब इन दोनों फाइलम के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको हम कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो देखो मैं बात कर रहा हूं निडोफोरा यानी सिलेंट्रेटा, मैं कहूंगा निडोफोरा। निडोफोरा बोल दो या सिलेंट्रेटा बोल दो, एक ही बात है। निडोफोरा क्यों? निडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है इसलिए। और टीनोफोरा, टीनोफोरा। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की जो एक दूसरे के अपोजिट है एक तरह से, ठीक है। और कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि निडोफोरन्स में निडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं, निडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि टीनोफोरा के पास ऐसे कोई सेल नहीं होते, तो एब्सेंट होते हैं निडोब्लास्ट सेल, ठीक है। बट इनके पास निडोब्लास्ट तो नहीं होते, एक स्पेशल सेल होता है इनके पास निडोब्लास्ट को छोड़ करके। वो कौन सा है? उस सेल का नाम है कैलोब्लास्ट, कैलोब्लास्ट या फिर लासो सेल्स प्रेजेंट है। ये सेल्स भी निडोब्लास्ट सेल्स की तरह ही प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन, समझ गए। तो इसके अंदर भी प्रोटेक्शन के लिए ये सेल्स प्रेजेंट है। देखो वहां निडोब्लास्ट सेल थे, निडोब्लास्ट सेल क्या होते हैं, किस काम आते हैं, वो हम सब लोग वो सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ निडोब्लास्ट सेल तो नहीं है, बट प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने एक स्पेशल मैकेनिज्म अडेप्ट कर लिया, स्पेशल सेल अपने ही बना लिए, जिन्हें कहा जाता है कोलोब्लास्ट या फिर लासो सेल्स, समझ गए। कोलोब्लास्ट या लासो सेल्स जो प्रोटेक्शन में हेल्पफुल है, वो होते हैं अपने टीनोफोरन्स के पास, क्लियर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर डिस्कस करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि जो निडोफोरा है इसमें दोनों तरह की हैबिटेट के ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, ठीक है। मैराइन एंड फ्रेश वाटर, मैराइन एंड फ्रेश वाटर, दोनों तरह की हैबिटेट मिल जाएगी, ठीक है। जबकि यहां ओनली मैराइन हैबिटेट वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, ओनली मैराइन, सिर्फ मैराइन हैबिटेट वाले
ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं कहना चाहूं तो पॉइंट आएगा कि इसके अंदर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि टिनोफोरन्स में ओनली, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा भी है, टिनोफोरन्स में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। समझ गए? क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि जो सिलेंट्रेट्स यानी निडोफोरा है, निडोफोरन्स है, उनके अंदर टेंटेकल्स प्रेजेंट है और ये टेंटेकल्स सॉलिड होते हैं। ठीक है, पूरे सॉलिड है, मतलब होलो नहीं है, सॉलिड है, खोखले नहीं है, ठोस है ये एक तरह से। तो टेंटेकल्स प्रेजेंट और वो सॉलिड है। समझ गए? जबकि यहां टेंटेकल्स एब्सेंट होते हैं और अगर प्रेजेंट भी हो, ठीक है, इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होंगे तो वो भी नेचर में होलो होंगे। ठीक है, वो भी नेचर में होलो होंगे। समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो कि और कैरेक्टरिस्टिक में क्या कह सकता हूं कि जो निडोफोरा है उनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस एब्सेंट होती है। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस नहीं होती। बायोल्यूमिनेसेंस होती क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस को हम लोग एक्चुअल में कहते हैं कि लाइट इमिटिंग कैपेबिलिटी, कि ये लाइट इमिट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि अपने जो टिनोफोरन्स है उनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होती है। ये पॉइंट ऊपर लिख लेना कॉपी के हेडर में कि बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है कि लाइट इमिटिंग कैपेबिलिटी, लाइट इमिटिंग एबिलिटी, कि ऑर्गेनिज्म खुद की बॉडी से लाइट इमिट कर सकता है। समझ गए? उसकी बॉडी लाइट इमिट करेगी। जुगनू देखा? जुगनू, उसका पिछवाड़ा जलता रहता है, मतलब लाइट इमिट करता रहता है बैक साइड से वो। तो इस तरह का स्ट्रक्चर या इस तरह की जो कैपेबिलिटी है बायोल्यूमिनेसेंस, वो अपने टिनोफोरा के पास भी होती है। ठीक है, टिनोफोरन्स के पास भी होती है। वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो बायोल्यूमिनेसेंस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो अपनी बॉडी से ही लाइट इमिट कर सकते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट 2-4 पॉइंट और बचे हैं, फिर दोनों का कंपैरिजन एंड, और इसी के साथ सिलेंट्रेटा और ट्रिनोफोरा दोनों फाइलम एंड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो निडोफोरा है उनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है। कौन सी? बहुरूपीय होते हैं ये, पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि अपने टिनोफोरन्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता, यानी यहां पॉलीमॉर्फिज्म एब्सेंट है, क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक है अपने टिनोफोरन्स की जो निडोफोरा में नहीं देखी जाती, क्या? कि कॉम्प्लेट्स एब्सेंट है। कहां? निडोफोरा या सिलेंट्रेट्स में, जबकि प्रेजेंट कहां है? कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट है टिनोफोरा में। समझ गए? तो ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक थी, लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस था। समझ रहे हो? तो देखो अब तक हम लोगों ने काफी सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए जो एक दूसरे में डिफरेंशिएट है। ठीक है, इन दोनों फाइलम को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो लास्ट पॉइंट है कि पॉलीमॉर्फिज्म और कॉम्प्लेट्स। पॉलीमॉर्फिज्म कहां प्रेजेंट होती है? पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है निडोफोरा में, जबकि एब्सेंट होती है टिनोफोरा में, और कॉम्प्लेट्स टिनोफोरा में प्रेजेंट और निडोफोरा में एब्सेंट है। समझ गए? तो यहां ये फाइलम होता है अपना एंड। ठीक है,
टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा दोनों फाइलम हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फाइलम कौन सा है अपना? नेक्स्ट जो फाइलम है अपने पास वो है प्लेटीहेल्मिन्थेज। याद करो वो टेबल हम लोगों ने बनाई थी, वो एक सीक्वेंस अरेंज किया था स्टार्टिंग में। कौन सा? जैसे सबसे पहले प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेज की बारी आती है। इसके बाद एस्केहेल्मिन्थेज, फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। दी एंड, यहां पर खत्म होता है। तो देखो अभी हम लोगों को बात करनी है प्लेटीहेल्मिन्थेज की। प्लेटीहेल्मिन्थेज की बात हम लोग अकेले नहीं करेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेज को हम लोग एस्केहेल्मिन्थेज के साथ मिला करके कंपेयर करेंगे, क्योंकि इनके काफी कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट में और काफी हैं जो एक दूसरे से सिमिलरिटी भी शो करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं, जैसे अभी टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा की थी। समझ रहे हो? इसी तरह की स्टडी करेंगे और दोनों फाइलम खत्म हो जाएंगे। तो देखो बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेज की। प्लेटीहेल्मिन्थेज और कंपैरिजन करेंगे एस्केहेल्मिन्थेज से। एस्केहेल्मिन्थेज से कंपेयर करेंगे। तो देखो पहला पॉइंट डिफरेंशिएशन का, दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसका पहला पॉइंट है। तो देखो प्लेटीहेल्मिन्थेज वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो फाइलम है जिसके ऑर्गेनिज्म फ्लैट होते हैं। ठीक है, अपीयरेंस में तो फ्लैट वॉर्म, इन्हें फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? जबकि जो अपने एस्केहेल्मिन्थेज है वो अपीयरेंस में राउंड होते हैं, तो राउंड वॉर्म कहा जाता है, राउंड वॉर्म्स कहा जाता है। वॉर्म्स होते हैं कीड़े, ठीक है, कर्मी हिंदी में बोलते हैं जिसे। तो ये फ्लैट वॉर्म और वो राउंड वॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है कि प्लेटीहेल्मिन्थेज क्या होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेज एनिमल बॉडी पे पैरासाइट होते हैं, एनिमल बॉडी पैरासाइट्स। ठीक है, जबकि एस्केहेल्मिन्थेज क्या होते हैं? ये एनिमल के साथ साथ एनिमल एंड प्लांट बॉडी पैरासाइट्स, या एनिमल एंड प्लांट पैरासाइट है। ये एनिमल एंड प्लांट पैरासाइट है। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो देखो अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो प्लेटीहेल्मिन्थेज जो हैं वो बाई नेचर, एक तरह से मैं कहूं तो इनकी सिमिट्री बाइलेटरल होती है, बाइलेटरल सिमिट्री। क्योंकि रेडियल सिमिट्री तीन ही जगह देखने को मिलती है, रेडियल केक, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एकाइनोडर्माटा के अडल्ट में। ठीक है, बाकी सब में चाहे प्लेटीहेल्मिन्थेज हो चाहे एस्केहेल्मिन्थेज हो, सिमिट्री बाइलेटरल ही होगी, बाइलेटरल सिमिट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पॉइंट बनेगा कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेज है वो, अगर मैं जर्म लेयर्स की बात करूं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है ये। इसी तरह जो अपने एस्केहेल्मिन्थेज है वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ही हैं, 3 जर्म लेयर इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है। नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के साथ साथ एक्सेप्शनली प्लेटीहेल्मिन्थेज एसिलोमेट्स हैं, एसिलोमेट है। ठीक है, सिलोम प्रेजेंट नहीं होता इनके अंदर, समझ गए? क्योंकि सॉलिड मेसोडर्म होती है, पैरेन्काइमेटोस टिश्यू से भरी हुई। जबकि एस्केहेल्मिन्थेज की बात करें तो ये सूडोसिलोमेट है, सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट क्यों? क्योंकि इनके अंदर सूडोसिलोम प्रेजेंट होता है। सूडोसिलोम यानी इनका जो सिलोम है वो फॉल्स सिलोम है, इनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट
नहीं होता। रीजन की पेची सिलोम है, सिलोम पेचिस के रूप में, टुकड़ों के रूप में प्रेजेंट है। समझ रहे हो? तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए। अब वीडियो को पॉज करना और ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लेना। समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बेसिक से पॉइंट हैं जो हम लोग पीछे क्लासिफिकेशन में पढ़ के आए हैं, या हम लोगों ने जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी थी उसमें हर सिस्टम के लिए अलग अलग एग्जाम्पल बताए थे फाइलम्स को लेकर के, तो उसके साथ डिस्कस करने वाले पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, वहां भी डिस्कस किए थे और हम लोग यहां दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि प्लेटिहेल्मिन्थेस में बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक टाइप का होता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। ठीक है, यानी इनकी एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। क्लियर है? जबकि कंपैरिजन करूं मैं एक्स के एलिमेंथेस से, तो एक्स के एलिमेंथेस में बॉडी प्लान चेंज हो गया था। पहली बार यहां ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आया था, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आया था। समझ गए? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? यहां कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। क्लियर है? समझ गए दोनों पॉइंट कि एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, जबकि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, जो फर्स्ट टाइम एसके एलिमेंथेस में ही अपीयर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट हम लोग डिस्कस करना चाहें तो मैं बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट कि प्लेटिहेल्मिन्थेस में ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है? तो यहां ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि अपने एसके एलिमेंथेस में ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। समझ रहे हो? यानी यहां तो सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि वहां ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन यहीं देखने को मिली थी प्लेटिहेल्मिन्थेस में, और फर्स्ट टाइम ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन यहीं देखने को मिली थी एसके हेल्मिन्थेस में। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है रेस्पिरेशन के बेसिस पे। तो देखो, प्लेटिहेल्मिन्थेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मोस्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इसी तरह का रेस्पिरेशन एसके हेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है, एनारोबिक। समझ गए? यानी जहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, एक्चुअल में पैरासाइट्स हैं तो एनारोबिक ही होंगे। समझ रहे हो? क्योंकि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो ये एनारोबिक हो जाते हैं बाय नेचर। समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अपने जो प्लेटिहेल्मिन्थेस हैं वो नेचर में बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल है, यानी दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं एक ही बॉडी में। ठीक है, जबकि एसके हेल्मिन्थेस यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, एक बॉडी में एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा। क्लियर है? समझ गए? तो देखो, ये उससे आगे के कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थे। बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक टाइप का है, वहां ट्यूब विद इन ट्यूब है, एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है, और एसके हेल्मिन्थेस में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। जबकि प्लेटिहेल्मिन्थेस ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं और एसके हेल्मिन्थेस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में प्रेजेंट है। प्लेटिहेल्मिन्थेस बाइसेक्सुअल और एसके हेल्मिन्थेस यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स है। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट और हैं एक दो, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आएंगे इन फाइलम्स के एग्जांपल्स पे। क्लियर है?
तो देखो हम बात कर रहे हैं एस्केलमेंथेस और प्लेटिहेल्मिन्थेस की। नेक्स्ट जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं वो ये है कि प्लेटिहेल्मिन्थेस के पास स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हुक एंड सकर कहा जाता है। ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ गए प्लेटिहेल्मिन्थेस में। और इनका स्पेशल पॉइंट ये है कि इनके पास जो एपिडर्मिस होती है इनकी वो सिंसिशियल होती है, सिंसिशियल एपिडर्मिस। सिंसिशियल का मतलब समझते हो ना कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो जो प्लेटिहेल्मिन्थेस हैं उनके पास फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होंगे एक्सक्रीशन के लिए। तो मैं कहूंगा एक्सक्रीशन इनके अंदर होता है फ्लेम सेल्स की हेल्प से। स्पेशल स्ट्रक्चर हैं फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं जिन्हें कहते हो, ठीक है, इनकी हेल्प से एक्सक्रीशन होता है। जबकि एस्केलमेंथेस की बात करूं तो इनके अंदर एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन स्पेशल सेल्स हैं रेनेट सेल्स, रेनेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। तो ये कुछ और पॉइंट थे। अब एक स्पेशल पॉइंट है एस्केलमेंथेस का, वो नोट डाउन करके इन पॉइंट्स को एंड करते हैं यही। वो पॉइंट क्या है कि जो अपने एस्केलमेंथेस हैं उनके अंदर स्पेशल सा पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा कि इन एस्केलमेंथेस ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूटेली प्रेजेंट है। यूटेली क्या होता है? यूटेली है कि जो नंबर ऑफ सेल्स है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ सेल्स ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। यानी बॉडी में जितने सेल होंगे ना वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर रहेंगे। यानी अगर 100 सेल हैं बॉडी में स्टार्टिंग में तो जब तक सल्टेगा नहीं तब तक 100 सेल ही रहेंगे, सल्टता है उस टाइम तक भी 100 सेल ही रहते हैं, नंबर ना तो घटते हैं ना बढ़ते। कोई डिजनरेट हो गया तो नया डेवलप हो जाएगा, उसकी जगह ले लेगा, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट नहीं होगी, जितने सेल बन गए एक बार उतने ही रहेंगे, यानी यूटिली प्रेजेंट है, समझ गए। ये पॉइंट्स थे प्लेटिहेल्मिन्थेस और एस्केलमेंथेस के। कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थे और कुछ सिमिलरिटी शो करने वाले पॉइंट्स थे। तो यहाँ प्लेटिहेल्मिन्थेस और एस्केलमेंथेस फाइलम कंप्लीट होता है। बच गई बात इनके एग्जांपल्स की, ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थेस के एग्जांपल और एस्केलमेंथेस के एग्जांपल, तो हम वो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। और एक्चुअल बताऊं तो इन फाइलम के एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्चुअल में इन फाइलम के एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखो इन फाइलम के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। पहले मैं बात कर लेता हूं प्लेटिहेल्मिन्थेस की, ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थेस के एग्जांपल्स। तो देखो प्लेटिहेल्मिन्थेस में सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल बात करना चाहूं तो वो ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो ऑर्गेनिज्म है, पहली बात कि ये प्लेटिहेल्मिन्थेस का मेंबर होते हुए भी फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग है, ठीक है, कोई होस्ट नहीं रखता ये अपने लिए, समझ गए। नेक्स्ट, इसको डुजेसिया भी कहा जाता है, इसको डुजेसिया भी कहा जाता है, समझ गए। और प्लेनेरिया ऐसा मेंबर है प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम का जिसके अंदर मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट है, मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट है। यानी पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा रीजनरेशन इसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी किसी के अंदर नहीं है, समझ गए, क्लियर है। तो ये है अपना प्लेनेरिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा एक मेंबर होता है इसका
लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक जो है वो नेचर में डाइजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब एक चीज समझो तुम लोग, यहां डाइजेनेटिक का मतलब है कि दो होस्ट होंगे उसकी लाइफ के अंदर, उसके लाइफ टाइम में वो दो होस्ट पे डिपेंड रहेगा, ठीक है, दो होस्ट एक्वायर करेगा, ठीक है। वो कौन कौन से होंगे दो होस्ट, तो देखो वो दो होस्ट कौन कौन से होंगे, इसके दो होस्ट होते हैं, एक तो है स्नेल और दूसरा है शिप, यानी शीप, भेड़। स्नेल और भेड़ इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, इसके दो होस्ट हैं, ठीक है, इसके दो होस्ट हैं स्नेल और शिप। एक स्पेशल सा पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा तुम लोगों को कि शिप में भी ये बाइल डक्ट में प्रेजेंट होता है, शिप के बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट में प्रेजेंट होता है, शिप के बाइल डक्ट में, ठीक है। तो दो होस्ट रखता है, डाइजेनेटिक है। अब जहां भी मैं डाइजेनेटिक मोनोजेनेटिक की बात करूं तो समझ लेना मैं बात कर रहा हूं होस्ट के बेसिस पे कि ऑर्गेनिज्म के होस्ट कितने हैं, ठीक है। लिवर फ्लूक का एक्चुअली साइंटिफिक नेम अगर मैं बताना चाहूं तो वो है, इसे कहा जाता है फेशियोला, फेशियोला हेपाटिका, फेशियोला हेपाटिका, ठीक है। फेशियोला हेपाटिका इसका साइंटिफिक नेम है, फेशियोला हेपाटिका इसका साइंटिफिक नेम है। जैसे प्लेनेरिया को डुजेसिया कहा जाता है, इसी तरह लिवर फ्लूक को फेशियोला हेपाटिका, फेशियोला हेपाटिका को लिवर फ्लूक कहा जाता है, समझ गए। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल डिस्कस करना चाहूं तो मैं डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट इसका एग्जांपल आता है, एक मेंबर है टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, सॉरी टीनिया की स्पेलिंग टीनिया सोलियम, ठीक है। टीनिया सोलियम जो मेंबर है उसको हम लोग नॉर्मली एक नाम देते हैं, इसे कहा जाता है टेप वॉर्म, ठीक है, टेप वॉर्म नाम दिया जाता है इसको, क्लियर है, समझ गए। ये जो वॉर्म है ये एक्चुअल में अगर मैं बताना चाहूं तो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल का वॉर्म है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल मैं कहूँगा प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, टेप वॉर्म कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है। ये भी नेचर में डाइजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक होता है, दो होस्ट हैं इसके, ठीक है। और ये एक डिजीज कोज करता है जिसका नाम है टीनियसिस डिजीज, टीनियसिस डिजीज, टीनियसिस डिजीज कोज करता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, जैसे ये तो था फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड प्लेटिहेल्मिन्थेस का एग्जांपल, और ये फोर्थ मेंबर आएगा। फोर्थ मेंबर है, फोर्थ मेंबर का नाम है पैरागोनिमस, पैरागोनिमस। पैरागोनिमस जो मेंबर है प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम का, इसको कहा जाता है, ये एक तरह से लंग फ्लूक कहलाता है, लंग फ्लूक, ठीक है, लंग फ्लूक कहते हैं इसे, पैरागोनिमस। जैसे ये लीवर फ्लूक है इसी तरह ये लंग फ्लूक है, क्लियर। नोट डाउन करो, चार इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, प्लेनेरिया, फेशियोला हेपाटिका, टीनिया सोलियम और पैरागोनिमस, क्लियर है। वीडियो पॉज करो और एग्जांपल्स नोट डाउन कर लेना। यहां एक तरह से अपना प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम दी एंड होता है, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक और उसके एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है एग्जांपल्स एसके हेल्मिन्थेस की, एसके हेल्मिन्थेस फाइलम के एग्जांपल्स बात करेंगे हम लोग। तो देखो एसके हेल्मिन्थेस जो फाइलम है
उस फाइलम में एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मिलेंगे पहले एस के हेलमिंथीज। एस के हेलमिंथीज के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल्स। तो देखो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कि वो है वुचरेरिया। वुचरेरिया, ठीक है, वुचरेरिया। इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसे फिलेरियल वॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है, फिलेरियल वॉर्म। फिलेरियल वॉर्म समझ गए, फिलेरियल वॉर्म कहा जाता है। और वुचरेरिया जो है वो भी बाय नेचर डाइजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक होता है। और ये कोज करता है एक डिजीज, मेनली ये लिम्फ डिजीज कोज करता है, लिम्फेटिक वेसल्स की डिजीज है, जिसे हम लोग कहते हैं एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस या फिर इसे फिलेरियसिस भी कहा जाता है। फिलेरियसिस, हाथी पांव जिसे कहते हैं, सुना होगा हाथी पांव नाम का डिसऑर्डर। तो हाथी पांव वही डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि ये वॉर्म अपने एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू या फिर फूड के साथ इसके जो लार्वल स्टेज है या इसका जो मिनिएचर फॉर्म है वो अंदर चली जाती है और जाकर के हमारी मेनली लेग्स की लिम्फेटिक वेसल्स में जाकर के अटक जाता है, वहां रुक जाता है और वहीं पे डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। ये ऐसी रिएक्शंस कोज करता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन के कारण सूज जाता है हमारा पैर। हाथी पांव देखा हुआ किसी एक का, किसी इंसान का एक का, तुम्हारी बुक ने डायग्राम भी दे रखा है, जिसका एक पैर बहुत भारी हो रखा है। अकेला पैर पे इफेक्ट नहीं आता, इसका जेनेटल ऑर्गन्स भी बड़े हो जाते हैं, ऐसे सूज करके इतने बड़े हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो हाथी जैसा पांव हो जाएगा, उसको कहते हैं हाथी पांव या एलिफेंटिएसिस, जो वुचरेरिया के कारण होता है, ठीक है, समझ गए। वुचरेरिया जो है वो नेचर में अगर मैं कहूं स्पेशल पॉइंट तो ये विविपेरस होता है, विविपेरस होता है, ठीक है, विविपेरिटी शो होती है। यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर बर्थ देता है ये, ठीक है, एग नहीं बनता, बर्थ होती है ऑर्गेनिज्म की। जैसे हम लोग विविपेरस है, इसी तरह से ये भी वुचरेरिया भी विविपेरस है, फिलेरियल वॉर्म भी विविपेरस है। अगर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूं, नेक्स्ट एग्जांपल, तो ये वीडियो को यहीं पॉज करो और इस एग्जांपल को नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। याद रखना एलिफेंटिएसिस, फिलेरियसिस इस वॉर्म के कारण होती है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूं तो वो होगा एस्केरिस। एस्केरिस, ठीक है। एस्केरिस देखो, पहली बात हम लोगों ने कहा था यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। इसके मेल फीमेल में ही डिफरेंसेस है, इसके मेल और फीमेल में ही डिफरेंसेस है। देखो किस तरह के डिफरेंसेस है, अगर मैं डायग्राम से शो करना चाहूं तो इस तरह की अपीयरेंस आती है इसके मेल और फीमेल की। डायग्राम भी तुम लोगों को मिलेंगे और डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये जो है ये तो है इसका मेल, ठीक है, और ये है फीमेल। एक्चुअल में टेढ़ी फीमेल होती है, बट यहाँ थोड़ा सा मेल को टेढ़ा शो किया गया है, समझिए। तो जो नीचे से हुक जैसा स्ट्रक्चर जिसका बना हुआ होता है ना, ये तो होता है मेल। अपीयरेंस याद रखना, हमेशा डायग्राम देकर ये क्वेश्चन पूछे हैं आज तक बुक ने इसमें से। तो देखो ये तो है मेल और ये है फीमेल, ठीक है, समझ गए, समझ रहे हो। और देखो एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, इसके मेल फीमेल में डिफरेंस क्या होता है।
इसके मेल और फीमेल में डिफरेंस ये होता है कि फीमेल मेल से बड़ी होती है थोड़ी सी, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मोनोजाइगोटिक है, मोनोजाइगोटिक है, सॉरी मोनोजेनेटिक है, सॉरी मोनोजेनेटिक है, यानी एक ही होस्ट होता है, मोनोजेनेटिक है। क्लियर है, समझ गए। ये कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन, यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कोज करता है एक डिसऑर्डर, कोज, उस डिसऑर्डर का नाम है एस्केरियासिस, एस्केरियासिस, ठीक है। तो एस्केरिस है, यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, फीमेल बड़ी होती है मेल से, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी। मोनोजेनेटिक है, प्रेजेंट होता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में और कोज करता है एस्केरियासिस। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो। सेकंड एग्जांपल है एस्केलिमेंथिस का, इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं क्वेश्चन इस पे कई बार, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो ये दो एग्जांपल हैं जिनके बारे में ज्यादा डिटेल दे रहा हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैंने इसका डायग्राम बनाया तो समझो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा को एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, इसे कहा जाता है हुकवर्म, हुकवर्म, ठीक है। ये क्या करेगा? ये आरबीसी को डिजनरेट कर देता है, आरबीसी को डिजनरेट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, डैमेज करने का काम करेगा, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। क्लियर है? ये एनसाइक्लोस्टोमेटा है, एनसाइक्लोस्टोमा है, सॉरी। फिर फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ है एंटेरोबियस, एंटेरोबियस। एंटेरोबियस को कहा जाता है पिनवॉर्म, एंटेरोबियस को पिनवॉर्म कहा जाता है, ठीक है। और ये जो कोज करता है ना, उस डिसऑर्डर का नाम है एंटेरोबियसिस। इसको ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, ठीक है, समझ गए। और इसमें एक हाथ बिजी रहता है हमेशा। अबे तुम लोग सोच रहे हो वो नहीं है, हाथ बिजी रहने का मतलब है कि छोटे बच्चों को देखा हुआ कई बार एक हाथ पैंट के अंदर ही रहता है, मतलब तुम लोग चलो नाम से समझ जाओ, क्या समझाऊं। एंटेरोबियस का मतलब होता है चूर्णिया, ठीक है, जिसको नॉर्मली तुम लोग चूर्णिया के नाम से जानते हो, वो एंटेरोबियसिस होती है। एंटेरोबियस पिनवॉर्म कोज करता है, समझ गए? क्लियर है? चलो, ये है फोर्थ एग्जांपल। अब फिफ्थ एग्जांपल इतना बड़ा तो नहीं है, यही नोट डाउन कर लेते हैं कहीं कोने में। तो जो फिफ्थ एग्जांपल है ना, वो है ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलस। ड्रैकनकुलस एक डिजीज कोज करता था, अब तो अपियर हो चुकी है, राजस्थान में ये काफी फैली थी। जिस टाइम ये डिजीज का आउटब्रेक हुआ था तो राजस्थान बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ था इसकी वजह से। और अभी कुछ टाइम पहले ही, यानी कुछ अगर मैं कहूं दशक पहले ही इसका अंत हुआ है, ठीक है, समझ गए? तो देखो, ड्रैकनकुलस जो बीमारी करता था वो था नारू डिजीज, नारू डिजीज, जिसको नॉर्मली अपने देसी लैंग्वेज में नार्वे भी कहा जाता है ना, नार्वे, नारू डिजीज, वो ड्रैकनकुलस के कारण होती थी, समझ रहे हो? तो ये देखो, ये एस्केलिमेंथिस के एग्जांपल है। एनसाइक्लोस्टोमेटा हुकवर्म, आरबीसी डैमेज करता है, अनीमिया हो जाता है। एंटेरोबियस पिनवॉर्म है, एंटेरोबियसिस कोज करता है, जिसे चूर्णिया के नाम से जानते हो तुम लोग। और ड्रैकनकुलस नारू डिजीज कोज करता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हुए एस्केलिमेंथिस के। मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। यहां एग्जाम्पल्स भी एंड हो गए, यहां पर एग्जाम्पल्स भी खत्म हो गए हैं,
ठीक है, एसके हेलमिंथिस और प्लेटी हेलमिंथिस के। तो एक तरह से तो फाइलम हो गया एंड, दोनों के दोनों फाइलम हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, बट कुछ स्पेशल पॉइंट बचे हैं दोनों ही फाइलम के, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखो एक स्पेशल पॉइंट क्या था कि एक टर्म यूज होती है हेलमिंथोलॉजी। हेलमिंथोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ वॉर्म्स, यानी स्टडी ऑफ प्लेटी एंड एसके हेलमिंथ्स। प्लेटी हेलमिंथिस और एसके हेलमिंथिस की स्टडी हेलमिंथोलॉजी कहलाती है। ठीक है, एक फिर स्पेशल पॉइंट है, कई बार पूछा गया है कि जो फेसियोला है फेसियोला हेपाटिका है, उसके लार्वल स्टेज कितने होते हैं? तो इसके अंदर 5 लार्वल स्टेज होते हैं, 5 लार्वल स्टेज आते हैं। ठीक है, और ये 5 लार्वल स्टेज कई बार पूछे भी गए हैं कौन कौन से हैं, तो उसको याद रखने की ट्रिक देखो, उसको याद रखने की ट्रिक है मिस RCM। ठीक है, मिस RCM का मतलब क्या है? सोक ले लेता हूं। देखो मिस RCM का मतलब है इसके लार्वल स्टेजेस की शॉर्ट फॉर्म है मिस से मतलब है मैं पहले बात करूंगा, मिस का मतलब होता है मेरासीडियम। ठीक है, फिर सेकंड जो स्टेज है वो है स्पोरोसाइट। ठीक है, मेरासीडियम स्पोरोसाइट। फिर थर्ड लार्वल स्टेज है रेडिया। फिर फोर्थ है सरसेरिया। ठीक है, और फिर लास्ट फिफ्थ स्टेज है, मेटासरसेरिया। ठीक है, समझ गए? तो देखो मेरासीडियम, स्पोरोसाइट, रेडिया, सरसेरिया, मेटासरसेरिया काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये लार्वल स्टेजेस पूछे गए हैं। समझ गए? बहुत बार ये लार्वल स्टेजेस पूछे गए हैं, और लार्वल स्टेजेस में भी कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा लार्वल स्टेज, इसके 2 होस्ट है ना, सीप और स्नेल, उनमें से कौन सा लार्वल स्टेज कौन से होस्ट को इफेक्ट करता है। तो ये देखो जो मेरासीडियम है, फर्स्ट लार्वल स्टेज है, ये इन्फेक्ट करता है सेकंड होस्ट, ये सेकंड होस्ट को इन्फेक्ट करता है। तो फर्स्ट होस्ट को कौन करेगा? फर्स्ट होस्ट को इन्फेक्ट करेगा मेटासरसेरिया। फर्स्ट होस्ट। ठीक है, पहले होस्ट को इन्फेक्ट करेगा मेटासरसेरिया और सेकंड को इन्फेक्ट करेगा मेरासीडियम। समझ गए? ये लार्वल स्टेजेस है, कई बार पूछे गए हैं फेसियोला के लार्वल स्टेजेस, फेसियोला हेपाटिका के लार्वल स्टेजेस। ठीक है, समझ गए? फर्स्ट और सेकंड से मतलब है कि ये तो सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करेगा और ये प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, समझ गए? 2 होस्ट है ना, एक सेकेंडरी होगा एक प्राइमरी होगा। क्लियर है? तो ये 2 स्पेशल पॉइंट्स थे। अब कुछ और पॉइंट है कि जैसे ये एक्चुअल में पैरासाइट्स होते हैं सारे के सारे। ठीक है, ये पैरासाइट्स होते हैं, तो पैरासाइट होने के लिए क्या क्या खासियत होनी चाहिए आपके अंदर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या क्या स्पेशल फीचर्स होने चाहिए पैरासाइट होने के लिए। तो देखो वो पैरासाइट्स के स्पेशल फीचर हम लोग देखेंगे। पैरासाइटिक फीचर्स यानी पैरासाइटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होगी? तो देखो
अगर मैं बात करूं पैरासाइट होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, तो सबसे पहले तो चाहिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन होनी चाहिए, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होनी चाहिए। सेकंड, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तो देखो इनके अंदर हुक्स और सकर जैसे, हुक एंड सकर जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होनी चाहिए, जिससे ये उस होस्ट ऑर्गेनिज्म पे अटैचमेंट कंफर्म कर सके, ठीक है। हुक और सकर जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट की इनकी बॉडी जो है कवर्ड विद थिक क्यूटिकल, बॉडी कवर्ड विद थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल से कवर होनी चाहिए इनकी बॉडी, ताकि एंजाइम का कोई इफेक्ट ना सके। क्योंकि कुछ पैरासाइट्स ना ऐसे भी हैं जो बॉडी के अंदर जाते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, इनसाइड द बॉडी, ऐसे पैरासाइट्स भी हैं। तो देखो जो जैसे एलिमेंट्री कैनाल की बात की थी हमने, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एस्केरिस प्रेजेंट है इस तरह से, तो ये क्या होता है कि इनके पास थिक क्यूटिकल होनी चाहिए, ताकि बॉडी के या जो हमारी इनसाइड जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये मेनली फूड के लिए रहते हैं ना वहाँ, और हमारे फूड को डाइजेशन में काफी सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। एंजाइम इन पे एक्ट ना करे, इसलिए एंजाइम एसिड कंडीशंस या बेसिक कंडीशंस इन पे इफेक्ट ना डाले, इसके लिए बॉडी को कवर्ड रहना पड़ता है एक थिक क्यूटिकल से, समझ गए, एक थिक क्यूटिकल से कवर्ड रहना पड़ता है। मैं कहूंगा प्रोटेक्शन फ्रॉम एंजाइम्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम एंजाइम्स, इस तरह कवर्ड रहना चाहिए। तो ये कुछ पैरासाइटिक अडेप्टेशंस है जो पैरासाइट्स में होनी चाहिए, तब जाकर के वो पैरासाइट कहलाते हैं। समझ गए? ये क्लियर हुए? वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो पैरासाइटिक अडेप्टेशंस। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि एक स्पेशल पॉइंट और बच गया, एक स्पेशल पॉइंट और बच गया कि जो अपने एसके हेलमिंथेस होते हैं ना, एसके हेलमिंथेस, उनके पास स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो सेंसरी स्ट्रक्चर्स कई बार पूछे गए हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ एसके हेलमिंथेस, ऑफ एसके हेलमिंथेस, एसके हेलमिंथेस के सेंसरी स्ट्रक्चर, और इसी के साथ ये लास्ट पॉइंट है, ये फाइलम दोनों यहां एंड हो जाएंगे। ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं एम्फिड एंड फेजमिड, एम्फिड एंड फेजमिड, ये लास्ट पॉइंट था। ये कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एसके हेलमिंथेस के पास प्रेजेंट है। ठीक है, यहां एसके हेलमिंथेस, प्लेटी हेलमिंथेस तक सारे जो फाइलम है, देखिए जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथेस, एसके हेलमिंथेस, एसके हेलमिंथेस तक टोटल कंप्लीट होता है पॉइंट। ठीक है, अपना नेक्स्ट लेक्चर से एनिलिड स्टार्ट करेंगे, यानी फाइलम एनिलिडा स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। क्लियर है? ओके, गुड बाय।